हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं DAV 6 क्लास के सब्जेक्ट साइंस की बुक द लिविंग वर्ल्ड में से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि नेचुरल वर्ल्ड जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। लिविंग कंपोनेंट्स यानी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी एयर, वाटर, सोयल एक्सेट्रा। तो जब ये लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलते हैं तो ये एनवायरनमेंट को बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन चैप्टर। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं। उनमें से कई प्लांट्स और एनिमल्स सेम भी होते हैं और कुछ डिफरेंट भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनकी जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्लांट की और एक एनिमल की। प्लांट की जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के जो प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर वाली साइड पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा टेम्परेचर, जैसा वेदर, जैसा क्लाइमेट, जैसी लैंड उनको चाहिए वो सब कुछ उनको उस एरिया में मिलता है। वो सब कुछ उनको हमारे पंजाब हरियाणा वाली साइड नहीं मिल सकता, इसलिए वो वहाँ पे इजीली ग्रो हो जाते हैं। और एनिमल जैसे कि माउंटेन गोट माउंटेन एरिया पे होती है, हमारे प्लेन्स एरिया पे नहीं होती। तो ये इनकी क्या है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और एक क्लाइमेटिक कंडीशन है। Living objects do not live in isolation. They interact with one another and also with the non-living surroundings in which they live. जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी अकेले नहीं रह सकते। वो अपने इन्वायरमेंट में, जिस भी इन्वायरमेंट में वो रहती हैं, उनको अपने साथ के ऑब्जेक्ट से या फिर नॉन लिविंग सराउंडिंग से भी इंट्रैक्शन करनी पड़ती है। और आखिर में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को उस सराउंडिंग में अडेप्ट कर लेते हैं, उस अपने सराउंडिंग में अपने आप को ढाल लेती हैं। We find that there are two types of objects in our surrounding. Plants and animals, including human beings, form the living component. They are also called a biotic component. हमने ये पढ़ा है कि हमारे सराउंडिंग में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो हो गए लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग कंपोनेंट्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स और वही ह्यूमन बींग्स। तो ये लिविंग कंपोनेंट्स ये जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स इनको बोलते हैं। और बाकी के बचे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वही एयर, वाटर, सोयल, लाइट, टेम्परेचर वगैरह, ये सारे नॉन लिविंग है, तो इनको क्या बोल देते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो दोनों ही ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तब जाकर ये क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट को बनाते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब बायोटिक और अबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलते हैं तो ये एक इन्वायरमेंट को बना देते हैं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। Living organisms, that is all plants and animals including human beings, form the biotic environment. Let us try to understand its different component one by one. हमें पता है प्लांट्स, एनिमल्स और जिसमें ह्यूमन बींग्स इंक्लूड हो जाते हैं वो एक बायोटिक इन्वायरमेंट को बना देते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं एक एक करके। पहले आ रही है बात प्लांट प्रोड्यूसर्स की। We all know that plants like other organisms need food. All green plants have the coloring matter called chlorophyll. हमें पता है कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह जो प्लांट्स हैं उनको भी फूड चाहिए। तो उनके क्या होता है, उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक कलरिंग मैटर होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर देता है उनको। ठीक है, तो ये कलरिंग मैटर होता है जो कि कलर प्रोवाइड करता है। द क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स ऑब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये क्या करता है? ये लीव्स में प्रेजेंट होता है और ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर देता है, जो सोलर एनर्जी होती है उसको ऑब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड। अब यही एनर्जी किस में काम आती है? खाने को बनाने में। फॉर दिस प्लांट ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के अलावा उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, पानी और मिनरल्स जो चाहिए होते हैं वो सोयल से मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या बनता है? खाना बनता है। और ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस खाना बनाने का, ये प्लांट्स के द्वारा ये जो खाना बनाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
अब नीचे हमारे पास एक इक्वेशन दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है और वाटर एंड मिनरल्स जो कि उनको सॉइल से मिल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब ये एरो का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ, कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, सनलाइट जो कि सन से मिलती है, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलेगा प्लांट को, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो क्या बनाता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। हमें पता है कि इस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, जो कि क्या होता है? ग्लूकोज बनाते हैं वो, ठीक है। ग्लूकोज ही फूड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है। द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड यानी ग्लूकोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी अपने आप, खुद से, ट्रॉप मतलब फूड बनाना। तो वो ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ग्लूकोज जिसको बोला गया है, वो उनको क्या कहलाया जाता है? प्रोड्यूसर, जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, या उनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब भोजन। एनिमल्स कंज्यूमर, मैं आपको पहले बता दूं कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स में ही कंसीडर किया जाता है। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब ये लाइन का मतलब है कि हम जो एनिमल्स हैं, चाहे वो ये काऊ हो गई, चाहे वो बॉय हो गया, ये जो दिखाया है पिक्चर में, तो ये सभी क्या हैं? ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब ये हम सपोज जो चपाती है, चपाती को हम सिर्फ कुक करते हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रोसेस करके हम सिर्फ कुक करते हैं। बट जो चपाती वीट से बनी है, किससे बनी है? आटे से, यानी वीट से जो बनी है, गेहूं से, वो गेहूं तो प्लांट्स ही है, वो एक तरह की क्रॉप्स है, वो एक तरह से एग्रीकल्चर होती है, क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स ही है। तो वो खाना तो मेन वहाँ से बन रहा है, बाकी तो हमने लाया, उसको पिसाया, हमने उसको फिर जाके बाद में हमने फर्दर उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करके कुक किया, है ना। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हम सभी को प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। हमें फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, चाहे वो हमें चपाती खानी है, वो सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम सिर्फ उनके खाने को कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है, या फिर हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ट्रॉप्स का मतलब तो वही फूड, और हेट्रो का मतलब अदर, यानी दूसरों से जो खाना लेते हैं। ओटो का मतलब वहाँ पे क्या आता है प्लांट्स में, कि जो अपना का भोजन अपना खुद बनाते हैं। और हेट्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों से प्राप्त करते हैं। All animal feed on green plants either directly or indirectly. Animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. अब इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सभी क्या ग्रीन प्लांट्स खाते ही हैं, चाहे वो डायरेक्टली खाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली खाते हैं। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, कैटल, ये सारे तो सीधा ही हमें पता है कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि ये घास चरते हैं, ग्रास खाते हैं। फॉडर का मतलब होता है चारा, हरा चारा जो हम इनको देते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस एनिमल्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और बाकी के हमने जो पढ़े हुए हैं, ये वैसे हमने पहले पढ़े हुए हैं कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस क्या होता है। अब इनके एक और नाम आ गए हैं कि हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और हमें पता है कि टाइगर और लायन जैसे जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो किनको खाते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स को, जैसे कि काऊ, गोट, इनको क्या मार के खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोरस बोलते हैं। क्योंकि देखो, इन्होंने भी ग्रास खाई, इन्होंने भी प्लांट्स खाए, पर डायरेक्टली नहीं खाए, इनडायरेक्टली खाए। कैसे? क्योंकि जो एनिमल्स को ये खाते हैं, वो एनिमल्स क्या खाते हैं? वो भी सब कुछ यही खाते हैं, ग्रास और फॉडर। तो इसलिए इन्होंने इनडायरेक्टली खाया। देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। अब प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोरस। तो ऐसे एनिमल जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, वो ओमनीवोरस होते हैं, जैसे कि बियर्स, पिग्स एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? ओमनीवोरस हैं। और हमें पता है ह्यूमन बींग्स भी आज के ज़माने में ओमनीवोरस है, क्योंकि हम भी जानवरों का सेवन करते हैं, हम भी मीट, फिश, ये सारी चीज़ें खाते हैं। अब तीसरी बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है।
तो इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, कंज्यूमर्स यानी एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि अपना खाना, जो कि अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, मरे गले सड़े हुए क्या प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। अभी करते क्या है, ये जो डीकम्पोजर्स होती हैं ये उन मरे हुए डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में, और उनको मिनरल्स में बना देते हैं। और हमें पता है कि ये जो मिनरल्स हैं ये सॉइल में मिल जाते हैं, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी के लिए तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे क्या होती है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, फर्टाइल बनती है, और वो सॉइल को कौन यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। कैसे उन्होंने मरे हुए उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स से मिनरल्स बनाए, और वही मिनरल्स दोबारा किनकी द्वारा यूज़ कर किए गए, प्लांट्स के द्वारा। तो यही क्या हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। Fungi and bacteria are the organisms that help in decomposition. They are so small that they cannot be seen with our naked eyes, so they are called microorganisms. तो fungi and bacteria ये दो ऐसे organisms होते हैं जो कि decomposition में help करते हैं। तो it means ये दोनों organisms क्या हुए, डीकम्पोजर्स हुए। और ये ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं कि हम अपनी आंखों से इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, इसलिए हमें इनको माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखना पड़ता है, जिसके लिए इनका नाम जो है क्या पड़ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़ गया है। अब कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि जैकल्स, क्रोज, वल्चर्स एंड काइट्स, जो कि डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स की सीधा। कोई मरी हुई बॉडी है, सीधा उसको खा लेते हैं। और इससे क्या होता है, अगर वो खा लेते हैं तो ऐसे क्या हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्क्वेंचर्स बोलते हैं। अब डू यू नो पढ़ते हैं, इफ़ डेड ऑर्गेनिजम्स आर नॉट डीकम्पोज्ड देयर नंबर विल बी गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल बी नो एनी स्पेस लेफ्ट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो बात सही है कि अगर कोई इंसान की डेथ हो रही है, अगर तो वो मिट्टी में मिल जाएगा तो ठीक है, इससे सोयल भी फर्टाइल हो जाएगी, इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाएगा। बट अगर वो डीकम्पोज नहीं होंगे तो उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, कोई जगह ही नहीं बचेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब कुछ बैक्टीरिया जो कि हवा, पानी और मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरिया हमें क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, कुछ बीमारियों का कारण बन जाते हैं। अब ये है एक्टिविटी नंबर 1। अ जू फीडर वांट्स टू सेग्रीगेट द एनिमल्स लिस्टेड बिलो इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द फूड दे ईट। अब एक चिड़ियाघर में एक इंसान है, खाना डालने वाला, जो एनिमल्स को खाना देता है। तो अब इसमें तो बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं। कई हर्बीवोरस हैं जो कि ग्रास या फॉडर खाते हैं, कई कार्निवोरस हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कई ओमनीवोरस हैं जो दोनों ही खा लेते हैं। तो अब वो जो जू फीडर है जो खाना डालने आया है, उसको उन सभी, ये जो जितने भी इस बॉक्स में एनिमल्स के नेम लिखे हैं, इन सभी एनिमल्स को क्या करना है, खाना खिलाना है इनके हिसाब से जो ये खाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जू फीडर टू हेल्प द जू फीडर टू ऑर्गेनाइज द एनिमल्स इनटू 3 ग्रुप्स लिस्टेड बिलो। अब ये 3 बॉक्स दिए हुए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इनमें जो एनिमल्स हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, उन सभी को उनके पर्टिकुलर बॉक्सेस में हमने लिखना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि जिराफ क्या है, हर्बीवोरस है, क्योंकि वो क्या खाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रास और फॉडर खाता है। तो उसको हम उसको किस में लिख देंगे, हर्बीवोरस वाले बॉक्स में लिख देंगे। लायन क्या खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, हर्बीवोरस को, यानी वो कार्निवोरस हो गया। और जो बियर वो दोनों ही खा लेता है, तो वो ओमनीवोरस में आ गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है, बाकी आप खुद कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं, देयर आर सर्टेन मटीरियल्स डैट कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इन नेचर, नाउ लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब कुछ ऐसे हमारे कुदरत में कुछ ऐसे भी मटीरियल होते हैं जो कि डीकम्पोज नहीं हो पाते, और वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं ऐसा, वो सब कुछ अब हम पढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 2 में। आप कुछ पीसेस ले लीजिए न्यूज़पेपर के, एक पीस ले लीजिए कपड़े का, और एक ले लीजिए आप कोई प्लास्टिक की थैली या लिफाफे या पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो ले लीजिए। आप क्या कीजिए, आप गड्ढा खोदिए, मिट्टी का गड्ढा खोदिए, और उन तीनों चीज़ों को अलग अलग 3 गड्ढों में डाल दीजिए, और ऊपर से मिट्टी पूरी बंद कर दीजिए, उनको पूरा सील कर दीजिए।
तो 1 महीने बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि 1 या 1.5 या 2 महीने बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि न्यूज़पेपर जो है, कागज़ का एक टुकड़ा और एक जो क्लॉथ है, वो तो फिर भी काफ़ी हद तक क्या हो गए होंगे, डिकम्पोज हो गए होंगे, या तो पूरा ही डिकम्पोज हो गए होंगे या काफ़ी हद तक हो गए होंगे। और बाकी जो प्लास्टिक बैग है, जो पॉलीथीन हमने बैग ली थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, वो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों हो गए डिकम्पोज और ये नहीं हुआ? अब हम पढ़ते हैं क्यों नहीं हुआ। We observe that paper and cloth are biodegradable materials. अब हमने देखा कि पेपर और क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। अब हमें क्या पता बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? तो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिग्रेडेबल का मतलब होता है डीकम्पोजेबल, जो कि डीकम्पोज हो जाएं। हमने पहले भी पढ़ा है कि डीकम्पोज क्या होता है, कोई भी चीज़ जब मिट्टी में मिल जाती है थ्रू द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये डीकम्पोजेबल क्यों थे? क्योंकि ये ऐसे मटेरियल्स थे जो कि ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो दो ऐसे मटेरियल थे जो कि जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया था और डीकम्पोज कर दिया था। और जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर पाए थे, इसलिए ये डीकम्पोज भी नहीं हो पाया। तो plastic and other such material affect the environment adversely. Their accumulation in the sewerage system leads to the blocking of drains in our cities. Burning of plastic material adds to air pollution. We should therefore convince our friends and relatives not to use plastic bags. तो क्या हमें पता है कि जो प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत बुरी चीज़ है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सीवरेज सिस्टम जो होता है, मान लीजिए हमने कोई पॉलीथीन बैग फेंक देते हैं, तो वो सीवरेज में जाके जो ड्रेन्स, जो नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो पानी क्या होता है, पानी क्रॉस नहीं हो पाता, बीच में से ब्लॉक हो जाती हैं सारी ड्रेन्स। और इसलिए जो प्लास्टिक मटेरियल है, अगर हम इसको जलाते हैं तो वो बहुत गंदी गंदी जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है और एयर पोल्यूशन करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कहना चाहिए कि हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो इन सम सिटीज़ अ ट्विन बिन सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट. Blue dustbins and green dustbin are placed in their localities. In the blue bins, non-biodegradable waste, plastic, aluminium, foil, glass, batteries, etc. are disposed of. In green bins, biodegradable waste like vegetables waste, paper, cloth, cardboard, etc. are disposed of. अब इस डू यू नो में क्या लिखा है कि हमारी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं हमारे वातावरण की भलाई के लिए, जैसे कि ट्विन बिन सिस्टम। ट्विन बिन सिस्टम, बिन का मतलब हमें पता है कि पता है जैसे कूड़ेदान वगैरह जो होता है ना, लाइक डस्टबिन या गार्बेज बिन, है ना। तो वो एक जो प्लेस होती है जहाँ पे हम फेंकते हैं हमारा कूड़ा। तो सरकार ने क्या किया है, दो कलर के अलग अलग डस्टबिन लॉन्च किए हैं, जो कि उन्होंने बहुत अलग अलग लोकेलिटीज़ में जगहों पे रख दिए हैं। एक ब्लू कलर का डस्टबिन है और एक ग्रीन कलर का डस्टबिन है। ब्लू कलर में सरकार ने ये कहा है लोगों से कि ब्लू कलर के डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालिए, जो कि क्या होता है, हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था नॉन बायोडी, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, फॉयल, ग्लास, बैटरीज, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे डालिए जो कि डीकम्पोज नहीं हो पाती। ठीक है, और ग्रीन डस्टबिन में आप क्या डालिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि हो जाता है, वही हमने पढ़ा था, पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड, वेजिटेबल वेस्ट यानी जो छिलके, गुठलियाँ हमारे पास रह जाती हैं हमारे घरों में, उनको डालिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिपोज दैम इन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। हमारा ये क्या बनता है, एक इम्पॉर्टेंट हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को क्या करें, हमारे इन्वायरमेंट में एकदम डिपोज कर दें एक बहुत अच्छे फ्रेंडली वे में। तो द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन अ पिट डिग इन द गार्डन विच इज़ देन कवर्ड विद द सॉइल एंड ड्राई लीव्स। अब हमें क्या करना चाहिए, जो किचन का वेस्ट होता है वही, यानी कि गुठलियाँ, छिलके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके, गुठलियाँ वगैरह, वो सारी चीज़ अगर आपके पास बचती हैं, उनको आप क्या करो, अपने घर के गार्डन में गड्ढा खोदो, उसमें डाल दो और ऊपर से गड्ढा जो है वो बंद कर दो, सील कर दो, ऊपर से मिट्टी और ड्राई लीव्स डाल दो, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो दिस वेस्ट इन द पिट इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट।
तो अब ये जो वेस्ट होगा, एक तो ये अच्छी बात है कि ये वेस्ट क्या होगा, पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरी बात, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाएगा और इससे सॉइल भी क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कंपोस्ट बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को ही कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट यानी गड्ढा खोदना, उसमें डालना, गड्ढे को बंद कर देना, और ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होना, इसको कंपोस्ट बोलते हैं। तो दिस कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि क्या होता है, वो जो डिकम्पोजेबल चीज़ें हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाती हैं और सॉइल फर्टाइल बनती है। तो उसी फर्टिलिटी वाली जो सॉइल है वहाँ पे हेल्दी प्लांट्स क्या उनको ग्रो किया जा सकता है। In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworms called red worms can be mixed with the kitchen waste. इन सब के अलावा भी कंपोस्ट बनाने के अलावा भी क्या होता है, एक बहुत प्रोसेस एक होता है कि अर्थवर्म्स जो होते हैं, अर्थवर्म्स या रेड वर्म्स कह लो, है ना, उनको क्या किया जाता है, उनको किचन वेस्ट के साथ, वही जो किचन वेस्ट मैंने बताया उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कंपोस्ट होता है वो ज़्यादा जल्दी बनता है, क्योंकि रेड वर्म्स भी क्या है, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो साइड में कि ये रेड रेड कलर्स के एक वर्म्स जैसे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इतनी जल्दी जो बनता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म्स, यूजुअली रेड वर्म्स, वाइट वर्म्स एंड अदर अर्थ वर्म्स, इज नॉन एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो बहुत सारे हमारे ऐसे अर्थ वर्म्स या रेड वर्म्स या वाइट वर्म्स को यूज़ करके जो हम जल्दी से जल्दी कंपोस्ट बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, क्योंकि ये वर्म्स से कंपोस्ट बना है इसलिए इसको वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। इससे जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। अब हम बढ़ते हैं लिस्ट, एक्टिविटी नंबर 3 पढ़ रहे हैं अब हम। लिस्ट द थिंग्स और आइटम्स यू थ्रो अवे एज अ वेस्ट इन द डस्टबिन। डोंट यू थिंक सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और कंपोस्टेड? Try to categorize them items in your list into 3 columns under their appropriate heading. You may find it interesting to note that the names of some of the item can be put in more than one column. तो ये अभी कह रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हम ऐसी चीज़ें डस्टबिन में डाल देते हैं जो कि रिसाइकल, रीयूज़ या कंपोस्ट बनाया जा सकता है उनका, है ना। तो आप ऐसी कोई चीज़ों को इनको लिखो। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि पेपर को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, पेपर को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, और पेपर का हम कुछ और बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, और पेपर का हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये जो पेपर है वो रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और कंपोस्टेड, दोनों ये तीनों बॉक्सेस में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बता दिया, बाकी आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी हमने हमारा पूरा जो बायोटिक एनवायरनमेंट जो टॉपिक था वो क्लियर कर चुका है, हमने ये पढ़ लिया है। अब यहाँ से अबायोटिक एनवायरनमेंट स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम हमारे इस वीडियो लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखनी है, एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको चैप्टर्स का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और जो पार्ट नंबर 2 है वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो।